टुडेज अवर टॉपिक इज ग्राफ इन काइनेमेटिक्स और इन मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जो ग्राफ होता है वो कैसे अपन ड्रॉ करते हैं। ओके, तो ग्राफ इज जस्ट अ पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू रिलेटिव क्वांटिटीज इन मोशन इन स्ट्रेट लाइन और इन फिजिक्स। ओके, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट जो है मोशन में रहेगा, है ना, जैसे कि स्ट्रेट लाइन मोशन में है, ये एक ऑब्जेक्ट है तो इसने अपनी पोजीशन P1 रखी है यहाँ पर, और फिर यहाँ से ये ट्रेवल करते हुए यहाँ पर ये अपना P2 इसने पोजीशन चेंज करी, तो इसके अलग अलग इसकी क्वांटिटीज़ चेंज होगी। मींस टाइम तो चेंज होगा ही होगा, है ना, और इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, हो सकता है, और इसका डिस्टेंस चेंज होगा और डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा। तो ऐसे ये क्वांटिटीज़ चेंज होती रहती है, एक्सीलरेशन चेंज होगा। तो कोई भी दो रिलेटिव क्वांटिटीज़ को, जैसे कि मैंने ले लिया टाइम और एक डिस्टेंस, इन दोनों को मिला के, ये दोनों एक दूसरे के रिलेटिव में है, मतलब टाइम चेंज होगा तो डिस्टेंस भी चेंज होगा, तो ये होती है रिलेटिव क्वांटिटीज़। तो इन दोनों को मिला के हम इसको, इसका एक फॉर्मूला भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन वर्ड्स में भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इन सिंपल इसे हम एक पिक्चर के फॉर्म में, मीन्स एक ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो हम देखते हैं कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए रहेगा, पोजीशन, मतलब कि जो अपना ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ओरिजिन। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैंने बहुत डिटेल में पिछली वीडियो में बताया है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ नहीं होता है, किस चीज़ के रेफरेंस में कोई भी बॉडी अपना पोजीशन को चेंज कर रही हो उसे कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे कि मैं चल रहा हूँ तो किसके रेफरेंस में, कोई अगर यहाँ पर कोई पोल है तो उसके रेफरेंस में मैंने मैंने चला, ठीक है, तो मैं कितनी दूर गया, पहले मैं 1 सेंटीमीटर था, फिर उसके बाद मैं 5 सेंटीमीटर, किसके रेफरेंस में, इस पोल के रेफरेंस में। ओके, तो ये हो गया मेरे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, तो अगर मैं इसको चेंज करके कुछ और ले लूँ, है ना, कोई और व्यक्ति भी मेरे साथ चल रहा है, या फिर यहाँ पर कोई शॉप है या फिर बिल्डिंग है ना, अगर मैं बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में चलूँगा तो मेरा डिस्टेंस तो कम हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, 3 मीटर हो जाएगा। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर चेंज होगा तो हमारा जो लेंथ होगा, जितना हमने चला, हाउ मच, कितनी दूरी है, वो सब हम, वो भी चेंज हो जाएगा, इसलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, और दूसरी चीज़, पहली चीज़ तो डायरेक्शन, पोजीशन, ओके, और दूसरी चीज़ डायरेक्शन, मतलब किस डायरेक्शन में, किस एंगल में हम उसके रेफरेंस में चले, है ना। जैसे कि ये पोल है तो मैं यहाँ से सीधे सीधे चल रहा हूँ तो इसके 90 डिग्री में चल रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं अगर ये सर्कुलर होता, ओके, जैसे घड़ी के कांटे होते हैं, ऐसे सर्कुलर होता तो मैं पहले इस डायरेक्शन में चल रहा हूँ, है ना, इस डायरेक्शन में जाऊँगा तो ये कुछ एंगल बनेगा, तो उस हिसाब से डायरेक्शन भी होता है। तो पहले तो हम देख लेते हैं नंबर ऑफ डायरेक्शन क्या होते हैं, कितने हो सकते हैं नंबर ऑफ डायरेक्शंस। तो हमको पता है नंबर ऑफ डायरेक्शन 6 हो सकते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अप एंड डाउन। ओके, या तो इंसान यहाँ पर जाएगा, इधर जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, और अप एंड डाउन, मतलब ये ऊपर और अंदर की तरफ जाएगा, है ना, ड्रिल करेंगे होल तो अंदर होगा, और ऊपर की तरफ जैसे बॉल किसी ने फेंका तो अप एंड डाउन, वो हो गया डायरेक्शन। तो 6 डायरेक्शन होते हैं। तो इसके लिए हमने एक सिस्टम बनाया, हमने नहीं, कार्टीसन, मिस्टर कार्टीसन ने एक सिस्टम बनाया। उन्होंने बताया डायरेक्शन को इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। फिजिक्स का काम ही होता है कि फिजिक्स में हर एक चीज़ को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना अपन को इसमें। तो उन्होंने जो डायरेक्शन बनाया उसको नाम दिया एक्स, वाई और जेड, ये 3 डायरेक्शन हो गए, और इनके नेगेटिव, ठीक है, मतलब -x, -y और -z। ओके, तो इस सिस्टम को जो मैं अभी बनाने जा रहा हूँ उसको कहते हैं कार्टीशन सिस्टम। मतलब कि ये हो गया अपना एक्स पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, वाई, और ये वाई नेगेटिव, और ऊपर को और अंदर को, अब ये बना तो नहीं सकते तो इसलिए मैं इसको ये ऐसे लोकेट कर रहा हूँ। तो ये z हो गया, z एक्सेस, तो इनको नाम दे दिया x एक्सेस, y एक्सेस और z एक्सेस। अच्छा, इनमें मैंने कोई भी एक पैरामीटर ले लिया, जैसे कि ये 1 मीटर हो गया, 2 मीटर हो गया, 3 मीटर हो गया, यहाँ पर भी ये -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 + 1 +2 -1 -2 ऐसा, है ना। तो जब एक्स एक्सिस में इसके कुछ रूल बनाए गए, इस सिस्टम के कुछ रूल बनाए गए, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में मूव होगा, सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव होगा तो जो वाई होगा उसका, वाई का कोऑर्डिनेट होगा वो ज़ीरो होगा,
ओके, मतलब हाइट तो उसने कुछ चला नहीं है ना, ये वाई क्या बता रहा है कि हाइट चल रहा है वो, तो हाइट तो चलेगा नहीं, तो इसमें वो ज़ीरो होगा। ऐसे ही वाई एक्सेस में जब हाइटेड में कोई बॉल अपन ऊपर फेंकते हैं तो वो हॉरिजॉन्टिकली नहीं जाती है वो, है ना, बॉल, तो इसलिए उसमें एक्स जो रहेगा वो ज़ीरो होगा। ओके, तो ये रूल बना दिया गया। तो जैसे मैं कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट मतलब होता है एक प्रकार से एड्रेस देना किसी चीज़ को, ठीक है। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ से अपनी पोजीशन चेंज करके इधर पे पहुँच गया इस एड्रेस में। अब इस, ये बताओ आप, ये ज़ीरो है तो इसका मैं क्या लोकेट करूँगा इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो इसको मैं बताऊँगा कि ये 2.5 है, ठीक है, यहाँ से ये 2.5 है एक्स में, और वाई में कितना है, 2 है ना, तो ये 2 है, तो ये एक्स कॉमा वाई आ गया इसका। ये सिर्फ और सिर्फ अभी एक्स और वाई प्लेन में चल रहा है ना, ड्रिल तो हुआ नहीं है कि अंदर की तरफ जा रहा है वो पार्टिकल या फिर बाहर ऊपर की तरफ आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई प्लेन में, इस प्लेन में चल रहा है पार्टिकल, तो हमने उसकी पोजीशन बता दी है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ कि कोई कोई इंसेक्ट है ना, कोई इंसेक्ट है, जैसे कि हमारी जो छिपकली होती है घर में, सीलिंग में चलती है ना, तो ये सीलिंग अपनी कैसे होती है, ये होती है सीलिंग, ऐसी होती है ना, स्क्वायर की। तो यहाँ पर है कोई भी इंसेक्ट, उनको भी ऐसे ही आइडिया मिला था कि यहाँ पर कोई इंसेक्ट है तो इसकी पोजीशन में कैसे लोकेट करूँगा, तो उन्होंने क्या किया, इसको वाई एक्सेस ले लिया, इसको एक्स एक्सेस ले लिया, और उस हिसाब से इसकी पोजीशन बता दी हमने। तो ये था कार्टीशन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, अच्छा, दूसरा रूल इसमें क्या है कि जब भी हम कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखेंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने 2.5 लिखा और फिर 2 लिखा, तो पहला जो कोऑर्डिनेट होगा, पहला जो रहेगा, फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट रहेगा वो एक्स का ही लिखना है, और सेकंड वाला जो रहेगा वाई का ही लिखना है, ये उसका फिक्स्ड पॉइंट है ना। ये जो है ये ग्राफ है, 3D में ऐसा ग्राफ बनता है, और 2D में ये जेड एक्सेस तो दिखाते भी नहीं है। ओके, तो ये हमारा था कार्टीशन कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे रिप्रेजेंट होता है। अच्छा, अब जैसे कि जब भी पोजीशन चेंज होती है तो स्पीड भी चेंज होगी, उसमें टाइम भी चेंज होगा, डिस्प्लेसमेंट भी, डिस्टेंस भी, सब कुछ चेंज होगा, है ना। तो उसके हिसाब से जब हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, तो उसके लिए हमें एक टेबल बनाना पड़ता है। कुछ नहीं, सिंपल सा एक टेबल बनेगा। यहाँ पर मैंने लिख दिया डायरेक्शन, सॉरी डिस्टेंस इन मीटर, और यहाँ पर क्या एक और चीज़ क्या चेंज हो रही है, टाइम इन सेकेंड, है ना, ऐसा यूनिट सेकेंड। तो इसमें जो टाइम है ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब टाइम तो चेंज होता ही होता है, और उसके ऊपर क्या डिपेंड करता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। मतलब टाइम, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ठीक है, टाइम 1 सेकेंड था तो उसने 10 मीटर कवर किया, टाइम 2 सेकेंड था उसने 20 मीटर कवर किया, 3 सेकेंड था, 4 सेकेंड था, 5 सेकेंड था, ऐसे में उसने 30 मीटर, 40 मीटर, ऐसे ऐसे कवर करता गया। ओके, तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे टाइम, एक यूनिट टाइम चेंज होता जा रहा है, वैसे वैसे एक यूनिट, सेम यूनिट का डिस्टेंस कवर होता जा रहा है। मतलब 0 है तो यहाँ पर 1 है, 10 है, 1 सेकेंड फिर से चेंज हुआ, फिर उसके बाद 0 है तो 0 है, 1 सेकेंड हुआ, फिर 2 सेकेंड में 20 हो गया, है ना, 3 सेकेंड में 30 हो गया, तो ऐसे ऐसे चेंज होता जा रहा है, ये उसकी पोजीशन चेंज होते जा रही है ना। यहाँ पर से चालू किया तो उसने 0 से चालू किया था, तो इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। तो इसको अपन ग्राफ के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले तो कार्टीशन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लो, एक्स, यहाँ पर भी एक्स, और ये वाई, और ये वाई। ओके, तो अब देखना, टाइम जो है वो हमेशा इंक्रीज होता जाता है, कभी डिक्रीज नहीं होता है, इसीलिए अगर मैं इसको टाइम एक्सेस लूँगा, एक्स एक्सेस को टाइम एक्सेस लूँगा, तो ये नेगेटिव वाली साइड आएगी ही नहीं। ऐसे ही डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस वो हमेशा इंक्रीज होता जाता है, वो हमेशा बढ़ता जाता है, वो कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए ये वाली साइड भी नहीं आएगी, तो सिर्फ और सिर्फ ग्राफ के ये दो आएंगे, ये भी पॉजिटिव आएगा, और ये, तो इधर पे मैंने ले लिया डिस्टेंस। ओके, तो ये मैंने ले लिया डिस्टेंस, मतलब एक्स ले लिया, इस एक्सेस में मैंने एक्स ले लिया। अब इसको अपन को रिप्रेजेंट करना है, तो ये 1 सेकेंड हो गया, 2 सेकेंड हो गया, 3 सेकेंड हो गया, 4 सेकेंड हो गया, 5 सेकेंड हो गया, यहाँ पर 10 मीटर हो गया, 20 मीटर हो गया, 30 मीटर हो गया, 40 मीटर हो गया, और ये 50 मीटर हो गया। 1 सेकेंड में कहाँ था ऑब्जेक्ट, 0 पे था, 1 सेकेंड में 10 पे था, 2 सेकेंड में 20 में था, 3 सेकेंड में 30 में था,
4 सेकेंड में 40 में था, तो अब इसके हिसाब से ये एक रिप्रेजेंटेड ये लाइन बन गई। ठीक है, तो ये जो लाइन बनी है, ये जो पाथ बना है ना, इसको कहते हैं ग्राफ। ओके, ये है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और होती है, स्केल। स्केल हम ले रहे हैं, जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में हम ले रहे हैं 1 सेकेंड। ओके, ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में हम ले रहे हैं 10 मीटर। रिप्रेजेंटेशन करने का एक स्केल होता है। अब 10 मीटर तो अपन बनाएंगे नहीं कॉपी में, है ना, तो ये होता है। अब देखो ग्राफ के हिसाब से अपन को कितना आसान हो जाएगा कोई। अच्छा, इनके कोऑर्डिनेट कैसे लिखना है, ये पहला पॉइंट है, तो पहले क्या लिखेंगे, 1 मतलब x का, और y का कितना है, 10 है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर इधर पे क्या होगा, x का 2 और 20, 3 और 30, ऐसे करते करते हमें कोऑर्डिनेट लिखना है यहाँ पर। ओके, अब देखिए इसमें कितना आसान तरीके से सब कुछ अपन को पता चल जाएगा। जैसे किसी ने कहा कि फाइंड 3.2 सेकेंड, 3.2 सेकेंड में क्या था डिस्प्लेसमेंट उसका, तो यहाँ पर मैं गया 3.2 सेकेंड, इसको मैंने ऐसे ये लाइन को परपेंडिकुलर किया और फिर यहाँ से हॉरिजॉन्टल गया, तो मेरे को पता चल गया कि ये हो गया 35 सेकेंड, 35 मीटर। तो उसने 35 मीटर चला। या तो फिर कोई बोलेगा कि 40 मीटर में कितने सेकंड मतलब उसने चला, तो ये 40 मीटर से यहाँ पर गया और ये हो गया, तो यहाँ पर पता चल जाएगा अपन को 4 सेकंड में उसने 40 मीटर कवर किए। तो ये ऐसे क्वेश्चंस जो सिंपल क्वेश्चंस है, ऐसे हम बता सकते हैं ये सिंपली। ओके, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि स्लोप ऑफ ग्राफ, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्लोप ऑफ ग्राफ। स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप का मतलब होता है हिंदी में ढलान या फिर चढ़ाई। किसी भी चीज़ को अपन जैसे बाइक चलाते हैं तो कहीं ढलान होती है, कहीं चढ़ाई होती है, तो उसको कहते हैं स्लोप, कि यहाँ पर स्लोप बना दो, है ना। तो ये एक ग्राफ है, यहाँ पर मैंने बोला ये है एक स्लोप और इसको मैंने एंगल दे दिया अल्फ़ा। ओके, ये ए ग्राफ है। ये दूसरा ग्राफ है, यहाँ पर ये मैंने दे दिया, अब यहाँ पर हो गया ये बीटा। अब मुझे बताओ कि इस दोनों ग्राफ में स्लोप किसका ज़्यादा है, तो आप बोलोगे कि इसकी जो ढलान है वो ज़्यादा है, इसका मतलब स्लोप जो है वो बी वाले का ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि स्लोप जो है वो रिप्रेजेंट किससे करता है, एंगल से। लेकिन ऐसा नहीं है। कैसे ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने एक ये ग्राफ बनाया और फिर उसके बाद ये, तो ये मेरा हो गया 150 डिग्री हो गया। ओके, एंगल मैंने ये ग्राफ बनाया और एक ये, और ये मेरा हो गया 100 डिग्री एंगल। अच्छा, अब आप बोलोगे कि इसमें ज़्यादा चढ़ाई है, इसमें ज़्यादा चढ़ाई है, इसका स्लोप ज़्यादा है और इसका स्लोप जो है वो कम है ना। लेकिन देखिए एंगल इसका ज़्यादा है और एंगल इसका कम है, तो इसका मतलब ये है कि हम एंगल से स्लोप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो फिर कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं हम स्लोप को रिप्रेजेंट, तो स्लोप को रिप्रेजेंट करने के लिए टेंजेंट ऑफ थीटा यानी कि टेन थीटा, जो कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ओके, तो टेंजेंट जब भी हम ड्रॉ करेंगे यानी कि टेन थीटा जब भी हम करेंगे, तो समझ जाओ कि वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। थीटा क्या होता है, थीटा इज जस्ट अ एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सेस एंड जो भी प्रेजेंट डायरेक्शन है। जैसे कि इसी केस में अपन देखेंगे तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल और डायरेक्शन क्या है, प्रेजेंट डायरेक्शन ये, और उसके बीच का एंगल अल्फा, सिंपल है ना। तो ये अपना बन जाता है स्लोप इस हिसाब से। तो अब देखते हैं कि तो स्लोप हम लिख सकते हैं, स्लोप इक्वल टू टेन अल्फा बीटा गामा, जो भी एंगल रहेगा अपना वो इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। इस एक्सेस में हमने अगर डिस्टेंस ले लिया और इस एक्सेस में हमने अगर यहाँ पर टाइम ले लिया, ठीक है, और ये हमारा स्लोप है और इसके बीच का एंगल क्या है, थीटा है, तो परपेंडिकुलर एंगल के जस्ट सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, तो हमने क्या लिया है वाई एक्सेस में